हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड इतिहास की 16वीं क्लास। इस क्लास में हम जो है यदु राजवंश को पढ़ेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि सिंहपुर का यदु राजवंश, और साथ में पढ़ेंगे हम नाग राजवंश, है ना। तो हम पहले शुरू करेंगे हम नाग राजवंश इसी क्लास में। जिन्होंने इससे पहले की 15 वीडियोज नहीं देखी हो तो आप देख लेना। बिल्कुल एकदम शुरू से जो उत्तराखंड प्राचीन काल इतिहास, जो उत्तराखंड का प्राचीन काल स्टार्ट होता है जहाँ से, तो बिल्कुल एकदम शुरू से स्टार्ट किया और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का आप कोई सा भी एग्जाम देते ना, हर एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम जो है सिंहपुर का यदु राजवंश पे पहुंच चुके हैं। तो सिंहपुर का जो यदु राजवंश है, आप ध्यान देना, आप इसको जो है यादव भी बोल सकते हैं। ये कौन से थे? ये क्या थे? आपके यादव वंश थे भाई। क्या थे ये? जिनको हम क्या बोलते हैं? यादव वंश बोलते हैं। और जो यादव वंश है ना, यादव वंश को पुराणों में जो श्री कृष्ण थे, है ना, जो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण थे महाभारत काल में, तो भगवान श्री कृष्ण भी यादव वंश के थे। तो कहीं ना कहीं उस वंश से भी इसका कनेक्शन मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम जो है पहले ऐतिहासिक काल में जो हमारे क्या कहते हैं जानकारियां मिली है ना, उन जानकारियों के आधार पर पहले पढ़ेंगे, फिर पुराणों के अनुसार भी बताएंगे। तो जो ये यादव वंश था, ये सिंहपुर का यदु राजवंश था, है ना। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये सिंहपुर था, है ना, क्या था? सिंहपुर था। ये सिंहपुर क्या था आपका? लाखा मंडल आपने सुना होगा, लाखा मंडल, है ना। लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? देहरादून जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है लाखा मंडल? देहरादून में पड़ता है। तो जो सिंहपुर था वो लाखा मंडल के आसपास का क्षेत्र था। यानी कि लाखा मंडल के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सिंहपुर कहा गया है भाई। ये ध्यान रखना आप लोग। और जो लाखा मंडल के आसपास के क्षेत्र में सिंहपुर राजवंश था, ये यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे? तो यहाँ पे जो है यदुवंश, आप यदुवंश बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जो यादव थे, कौन थे? जो यादव थे, यादव यहाँ पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। यादवों का यहाँ पे क्या था? शासन था। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक वो कौन माने जाते हैं? तो सेन वर्मन जो है इसके क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। और सिंहपुर राजवंश की जो राजधानी थी, है ना, जो मतलब इनकी राजधानी थी, राजधानी का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? राजधानी का मतलब जो यदु राजवंश की जो राजधानी थी, या यादवों की जो राजधानी थी, वो राजधानी ही क्या बताई गई है? सिंहपुर। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये यादव थे, सिंहपुर के जो यादव वंश थे, ये यादव वंश जो है यहाँ पे इस क्षेत्र के आसपास के अलावा इधर उधर भी शासन करते थे। लेकिन मेन जो इनकी राजधानी थी वो लाखा मंडल के आसपास का जो क्षेत्र था सिंहपुर, इसी को इनकी क्या बताई गई है? राजधानी बताई गई है। अगर हम देखें तो इसके मतलब जो स्रोत है, इसके स्रोत जो है हमें कहां से प्राप्त होते हैं भाई? स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं? जो सिंहपुर का यदु राजवंश था, इसका स्रोत मिलता है राजकुमारी ईश्वरा। आप लोगों ने राजकुमारी ईश्वरा के बारे में सुना होगा। राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख है, राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख है, या आप प्रशस्ति भी बोल सकते हो, राजकुमारी ईश्वरा का प्रशस्ति जो है वहां से इसकी जानकारी मिलती है। और ये प्रशस्ति कहां पे है? लाखा मंडल। आप ये बोल सकते हो राजकुमार ईश्वरा का लाखा मंडल की प्रशस्ति है, राजकुमार ईश्वरा का लाखा मंडल लेख है, जो वहां से इसकी जानकारी मिलती है। अगर हम इस राजकुमारी ईश्वरा की बात करें तो ये राजकुमारी ईश्वरा कौन थी? तो आपको ध्यान देना कि राजकुमारी ईश्वरा जो थी, ये मतलब चंद्रगुप्त की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त की क्या थी? ये पत्नी थी। चंद्रगुप्त की क्या थी? पत्नी थी। और चंद्रगुप्त जो थे, ये मतलब कहाँ, ये कौन थे? चंद्रगुप्त ये जालंधर के राजा थे। कौन थे? जालंधर के राजकुमार थे। ये जालंधर के राजकुमार थे। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये भास्कर वर्मन की क्या थी? पुत्री थी। और ये भास्कर वर्मन कौन थे? ये भास्कर वर्मन जो है एक यादव राजा ही थे भाई, है ना। यादवों के राजा बताए गए हैं। ये भी भास्कर वर्मन इनकी पुत्री थी। और यादव कहाँ रहते थे? लाखा मंडल के आसपास रहते थे। इसलिए इनके पुत्री राजकुमारी ईश्वरा का क्या मिलता है? लाखा मंडल में क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है, या लेख मिलता है, ठीक है ना। जो जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की क्या थी? पत्नी थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये महारानी ईश्वरा का जो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख है, यहाँ इस लेख से क्या मिलता है कि 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का क्या मिलता है? यहाँ से वर्णन मिलता है। पहले तो ये ध्यान रखना आप लोग, 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बताया जाता है कि महारानी ईश्वरा ने जब ये लेख लिखा था, या लेख खुदवाया था, है ना, तो उस समय जब लेख लिखवाया था तो उस समय इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एक शिव मंदिर, है ना, शिव मंदिर का
निर्माण करवाया था। याद रखना, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो ये शिव मंदिर है कहाँ पे, लाखा मंडल में। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि लाखा मंडल के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजकुमारी ईश्वरा ने लाखा मंडल के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडल का शिव मंदिर है, इसका निर्माण जो है किस शैली में किया गया है, नागर शैली में। यह भी ध्यान रखना, लाखा मंडल के शिव मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो नागर शैली में इसका जो है निर्माण हुआ है। लेकिन अगर हम पुराणों के अनुसार देखें तो पुराणों के अनुसार बताया गया कि यहाँ पे जो है मतलब युधिष्ठिर आए थे जब पांडव आए थे, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार तो ये भी कि लाक्षागृह को जो है यहाँ पे जब मतलब लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की थी, हत्या करने की कोशिश की थी कौरवों ने, तो वो लाक्षागृह भी यहीं पे बताया जाता है पुराणों के अनुसार। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब यहाँ पे युधिष्ठिर आए थे या पांडव आए थे, तो युधिष्ठिर ने यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या की थी, और भगवान शिव की तपस्या के साथ 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण भी करवाया था। तो 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करवाया था। ऊपर से अगर देखा जाए तो यादव जो थे, यादव श्री कृष्ण थे, और यादवों का इस क्षेत्र में शासन था, तो श्री कृष्ण से भी क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में इनका कोई ना कोई कनेक्शन था। तो पुराणों के अनुसार तो ऐसे बताया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्यों के अनुसार अगर लाखा मंडल के शिव मंदिर के निर्माण की अगर बात करेगा, तो लाखा मंडल के शिव मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, और जिसका निर्माण किसने करवाया है, राजकुमारी ईश्वरा ने करवाया है, जिनका वहां पे क्या मिलता है, लेख मिलता है। और जो भास्कर वर्मन की क्या थी, पुत्री थी, और पत्नी किसकी थी, चंद्रगुप्त की पत्नी थी। बताया जाता कि इस शिव मंदिर का जब क्या कहते हैं निर्माण करवाया था राजकुमारी ईश्वरा ने, तो उनके पति जो थे चंद्रगुप्त जो थे, इनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया जाता है कि तब राजकुमारी ईश्वरा ने इस लेख का निर्माण करवाया था। तो ये भी पुराणों में 2 कहानियां यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, कि पुराणों के अनुसार जो ये कहा जाता है कि जब यहाँ पे प्राचीन काल में क्या होता था, तो युधिष्ठिर को वरदान मिला था कि अगर कोई यहाँ पे मर जाता है, तो यहाँ पे जो मतलब आपका वहाँ पे यज्ञ टाइप का बना हो, वहाँ पे अगर किसी इंसान को रखा जाता है उत्तर दिशा की ओर, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इंसान दोबारा थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाता था, है ना। चीज आपको और ध्यान रखना कि लाखा मंडल का जो पुराना नाम है, लाखा मंडल का पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो लाखा मंडल का पुराना नाम क्या है, तो मड़। याद रखना, लाखा मंडल का पुराना नाम क्या है, मड़, है ना। कई जगह जो है क्या कहता है, अगर आप देखोगे जौनसारी भाषा में, क्योंकि लाखा मंडल जो मंदिर है ये जौनसार में पड़ता है, जौनसार में पड़ता है, तो जौनसार में इसी को क्या कहा जाता है, मोड़े, मोड़े भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, मोड़े भी कहा जाता है। तो मोड़े या फिर मड़, तो लाखा मंडल मंदिर का, लाखा मंडल का पुराना नाम क्या है, मड़ या मोड़े है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या कहते हैं सिंहपुर का यदु राजवंश। इसके बाद जरा देखना नाग राजवंश को देखते हैं जरा। हम देख रहे थे कर्तपुर, कर्तपुर का कुनिंद राजवंश। क्या देख रहे थे, कर्तपुर का कुनिंद राजवंश। और एक हमने अभी पढ़ा यदु राजवंश, यदु राजवंश। तो आप लोगों को पता होगा भाई कि जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बीतते जाता है, तो एक के बाद एक राजा आते रहता है, या एक के बाद एक राजवंश जो है आते रहते हैं। तो बताया जाता है कि जो ये यदु राजवंश है और कुनिंद है, इनको मतलब क्या किया कि जो ये नाग राजवंश था, नाग राजवंश के जो शासक थे, नाग राजवंश के शासकों ने क्या किया था, इनको पराजित किया था, है ना, पराजित किया, और इस क्षेत्र में क्या किया, यहाँ पर शासन किया, है ना। तो शासन किया, तो इसके बाद ही क्या आया होगा, नाग राजवंश आया होगा। जो ये नाग राजवंश है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो क्षेत्र था, इनका क्षेत्र कहाँ था भाई, इनका क्षेत्र कहाँ था नाग राजवंश का, तो इनका क्षेत्र था मध्य हिमालय में, है ना। मध्य हिमालय जो है इनका मुख्य क्षेत्र था। पूछता है पेपर में कि नाग राजवंश का मुख्य क्षेत्र कहाँ था, तो मध्य हिमालय था। अगर हम इनकी जानकारी की बात करें तो आप लोगों ने एक त्रिशूल लेख के बारे में सुना होगा, है ना, त्रिशूल लेख। ये त्रिशूल लेख कहाँ पे है, गोपेश्वर में, है ना, गोपेश्वर में। आप गोपेश्वर के त्रिशूल लेख के बारे में सुना होगा, है ना। ये गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, ये त्रिशूल लेख जो गोपेश्वर में है, और गोपेश्वर में आपने सुना होगा गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, या फिर इसी गोपीनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है, रुद्रमहालय मंदिर, है ना, रुद्रमहालय मंदिर, है ना, भगवान शिव का मंदिर है ना, रुद्रमहालय गोपीनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो है एक त्रिशूल लेख है भाई, है ना। और जो ये त्रिशूल लेख है, इस त्रिशूल लेख में क्या है, 4 नाग राजा वंशीय, 4 नाग राजा वंशीय शासकों, है ना, 4 नाग राजा वंशीय शासकों की मुखाकृति मिलती है, मुखाकृति बोल सकते हो, या फिर 4 नाग राजा वंशीय शासकों की क्या मिलता है, यहाँ पे मतलब उल्लेख मिलता है ना, क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और वो 4 नाग राजा वंश कौन से हैं, 4 नाग राजा वंशीय शासक कौन से थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो जरा, एक थे स्कंद नाग, दूसरे थे विभू नाग, है ना, अंशु नाग, और चौथे थे गणपति नाग, ठीक है ना। क्या थे, गणपति नाग।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन 4 नाग वंशीय राजाओं के नाम आपको ध्यान रखने की, जो क्या कहते हैं गोपीनाथ मंदिर है या रुद्रमाला मंदिर है या फिर गोपेश्वर का जो मंदिर है, वहाँ के त्रिशूल लेख से किन 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इन 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। इनमें जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? गणपतिनाग। जो गणपतिनाग थे इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, तो इनके बारे में देखना आप लोग। तो ये क्या थे? इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे भाई, है ना। नाग राजा वंश के सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना गया है? गणपति नाग को माना गया है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि यह है भाई कि गणपति नाग ने इन्होंने ही क्या किया, उत्तराखंड में जो कुनिंद थे, है ना, जो कुनिंद थे और कुनिंदों के अलावा जो यादव थे, है ना, यादव यानी कि यदु राजवंश थे, इनको पराजित करके इन्हें क्या किया था? इन्होंने ही क्या किया था? पराजित किया होगा, है ना, पराजित किया होगा। और इस क्षेत्र में क्या किया होगा? इस क्षेत्र में शासन किया होगा। किसने? गणपति नाग ने, है ना। गणपति नाग के बारे में बताया जाता है। किसने पराजित किया होगा? गणपति नाग ने पराजित किया होगा कुनिंदों को और यादवों को। तो थे इनको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था इन्होंने यहाँ से, लेकिन कुनिंदों के नाम मात्र के लिए कुछ बचे थे उत्तराखंड में, नाम मात्र के लिए। उन्होंने गोपेश्वर, जो गोपेश्वर मंदिर है, गोपेश्वर में त्रिशूल शक्ति का निर्माण करवाया था भाई। त्रिशूल शक्ति का निर्माण किसने करवाया था? गोपेश्वर में त्रिशूल शक्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो गणपति नाग ने करवाया था। और बताया जाता है कि त्रिशूल शक्ति जो है ये मतलब ऐसा चमत्कारी त्रिशूल है भगवान शिव का कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा बलशाली या शक्तिशाली व्यक्ति भी है तो वो अगर इसको मतलब उठाना चाहे या हिलाना चाहे तो ये मतलब हिला तक नहीं सकता कोई व्यक्ति। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से जाता है, जो भगवान शिव का भक्त होता है और सच्चे मन से जाएगा, वो उसको मतलब एक उंगली से भी क्या कर सकता है? इस त्रिशूल को हिला सकता है मतलब। तो ये बहुत चमत्कारी त्रिशूल है यहाँ पे, जिसका निर्माण किसने किया था? करवाया था गणपति नाग ने करवाया था। आप लोगों ने देखा होगा एक त्रिशूल लेख मिला है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट क्या है आपका? उत्तरकाशी, है ना। उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो उत्तरकाशी के पास एक मतलब बाड़ाहाट में क्या मिला है? त्रिशूल लेख मिला है। त्रिशूल लेख, है ना, क्या मिला है? त्रिशूल लेख मिला है। जो ये त्रिशूल लेख मिला है यहाँ पे बाड़ाहाट में यानी कि उत्तरकाशी में, इस त्रिशूल लेख की जो इस त्रिशूल लेख में भी क्या है कि जो गणपति नाग है इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन गणेश्वर और इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम था गोह। गणेश्वर और इनके पुत्र का नाम क्या था? गुह था। तो गणेश्वर और उनके पुत्र गुह का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? आपका बाड़ाहाट है उत्तरकाशी में, वहाँ पे इनके त्रिशूल लेख में मिलता है। और ये क्या कहते हैं? गणेश्वर जो और कोई नहीं थे, गणेश्वर कौन थे? ये गणपति नाग ही थे। गणपति नाग को गणेश्वर कहा गया यहाँ पे। और जो ये उत्तरकाशी का बाड़ाहाट है, यहाँ पे जो ये त्रिशूल लेख है, ये त्रिशूल लेख जो है आपको ध्यान रखना भाई, ये किस लिपि में लिखा गया है? उत्तर ब्रह्मी लिपि में जो है इसको लिखा गया है। और भाषा अगर देखें तो ये लिपि उत्तर ब्रह्मी लिपि में है, और भाषा देखा जाए तो किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिपि है, उत्तर ब्रह्मी लिपि, और भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा है, ठीक है ना। इस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से भी इनका जिक्र मिलता है, किसका? गणपति नाग का। इसके अलावा एक लेख और मिलता है भाई, जो लेख आपका मिलता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मिलता है एक लेख, एक क्या है? मंदिर है शुद्ध महादेव। यहाँ पे भी एक लेख मिलता है। जो लेख क्या है? यहाँ पे भी क्या मिलता है आपका? त्रिशूल लेख मिलता है। त्रिशूल लेख मिलता है, ये ध्यान रखना। यहाँ से भी एक त्रिशूल लेख मिलता है, और इस त्रिशूल लेख में बताया जाता है, इस त्रिशूल लेख से भी किसकी जानकारी मिलती है? तो नागराजा वंश का बताया जाता है ये भी। तो नागराजा वंश की जानकारी मिलती है यहाँ से। और इसको जो लिखा गया है, इसे लिखा गया है, याद रखना, इसको ध्यान रखना, दक्षिण ब्रह्मी लिपि में। इसको दक्षिण ब्रह्मी लिपि में लिखा गया, मतलब ये भी ब्रह्मी लिपि में है, ये भी ब्रह्मी लिपि में है, लेकिन बाड़ाहाट का उत्तर ब्रह्मी लिपि में है। और शुद्ध महादेव मतलब का जो त्रिशूल लेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। और ये जो है आपका दक्षिण ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका गणपति नागवंश था। और आपको पता होगा जैसे गणपति नागवंश है, आपका गणपति नागवंश ने किसको खत्म किया था? तो इन्होंने कुनिंदों को और यादवों को समाप्त किया। यहाँ पे गणपति नागवंश ने किसको? कुनिंदों को और यादवों को समाप्त किया। ऐसे ही गणपति नागवंश को भी कोई ना कोई समाप्त करेगा। तो गणपति नागवंश को किसने समाप्त किया? मौखरी। बताया जाता है कि गणपति नागवंश को मौखरी राजवंश ने क्या किया? समाप्त किया। और मौखरी राजवंश ने यहाँ पे क्या किया? उत्तराखंड क्षेत्र में शासन किया।
लेकिन इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, अगर बीच में कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मौखरी वंश को भी किसने समाप्त किया? तो मौखरी वंश को किसने समाप्त किया भाई? तो वर्धन वंश ने समाप्त किया। किसने? वर्धन वंश ने। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मतलब उत्तराखंड के जो शासक थे उनका क्रम लगाने के लिए पूछ लेता कई बार कि कौन कौन सा वंश आया। तो मतलब कुनिंद वंश आए, यादव आए, यादव के बाद जो है आपके कौन सा है, नाग राजवंश आए, फिर मौखरी वंश आए, फिर वर्धन वंश आए। तो इनका क्रम लगाने के लिए पूछता है। और दूसरी बात कि जो ये वर्धन वंश है इसके बारे में हम इसके बाद जो डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो वर्धन वंश इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।